बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ये हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ चुके हैं और मगध के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और हम लोग का अगला जो टॉपिक है वह क्या है? एक आरंभिक राज्य, यानी एक शुरुआती जो राज्य होती थी एकदम इनिशियल पीरियड में, तो उसमें मौर्य वंश भी एक थी। तो अब हम लोग उस वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती कैसे है। तो सबसे पहले हमने आपको बार बार इसी चीज को जिक्र किया हुआ है कि आप सबसे पहले इस चीज को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रमाण की जरूरत होती है, एक पुख्ता सबूत की जरूरत होती है, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हाँ, इस समय मौर्य वंश थी। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्रोत पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मौर्य वंश की जानकारी के लिए कुछ प्रमुख स्रोतें थी। क्या क्या थी? एक पुरातात्विक प्रमाण थी, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा पुस्तक थी, और तीसरा अभिलेख। यानी तीन चीजें ये प्रमाण के रूप में उपस्थित है, जिसके आधार पर मौर्य वंश की जानकारी होती है। अब एक एक चीज को हम लोग जानते हैं कि हमको पुरातात्विक स्रोत में क्या मिली हुई है। मूर्तिकला मिली हुई है। हमको पुस्तक के रूप में क्या मिली हुई है? तो कुछ पुस्तकें जैसे इंडिका, जिसके लेखक मेगास्थनीज थे, इन्होंने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से मौर्य वंश का संस्थापक बना, वह किस तरह से घनानंद को पराजित किया हुआ था, और उसके महल के बारे में चर्चा की थी, उसके प्रशासन के व्यवस्था के बारे में चर्चा की हुई थी, और उसके महल के बारे में भी चर्चा की हुई थी। किसने? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक किसमें? इंडिका में। ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे अर्थशास्त्र। इसकी जो लेखक थे वह चाणक्य या कौटिल्य थे। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय ये उसके क्या थे? मंत्री थे। ठीक है। इसी के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया हुआ था। उसके बाद से देखेंगे मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाख दत्त थे। उसके अलावा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, यानी ये प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियां मिलती हैं। समझ में आ रही है? इसके अलावा अभिलेख, अभिलेख में पत्थर पे लिखे हुए अभिलेख और स्तंभ पर लिखे हुए पिलर पर। ठीक है। इस पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो खास करके अशोक के द्वारा खुदवाए गए थे और उसके द्वारा दिया गया धम्म का संदेश था। ठीक है। जब वो क्या करता है कि कलिंग पर चढ़ाई करता है, वहां पर रथपात की स्थिति को देखता है, उसके बाद से वह क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है और जीवन में कभी भी युद्ध नहीं लड़ने की घोषणा करता है। उसके बाद से वह धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है। तो वह धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उसने पत्थर और स्तंभ पर बहुत सारे लेख खुदवाए थे, अपने विचारों खुदवाया था। ठीक है। तो हमें अब ये मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य वंश की जानकारी पुख्ता स्रोत है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपको मेगास्थनीज के बारे में बताना है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य था या कौटिल्य था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अभिलेख से भी हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। अब तो ये हमारा प्रमाण हो गया। अब दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे वो मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस अभी हमने जस्ट कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था कि मौर्य वंश के जानकारी के पुख्ता प्रमाण क्या थे। तो हमने इसके बारे में चर्चा किया हुआ था कि उसमें आपके पुस्तक थे, पुरातात्विक स्रोत थे, और क्या थे? आपके अभिलेख थे। तो ये तीन चीजें हमने देखा हुआ था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में वो जानकारी देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कि उस समय मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से थी और किस प्रकार से व्यवस्था थी, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ और हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले जो मौर्य वंश में जो जितने भी राजा हुए हैं वे अपने नज़दीक के क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल बना कर रखते थे। और उस समय 5 जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे, तो वो 5 प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन थे? जो राजनीति के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, देखना ध्यान से, 5 प्रमुख क्या थे? राजनीति केंद्र थे, जो अशोक के अभिलेख में चर्चा की गई थी। अशोक ने अभिलेख खुदवाया था, तो उसमें इन जगहों की चर्चा की हुई है। तो इन जगहों पर कौन कौन थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 5 जगह ऐसे थे जिसको लेकर के राजनीतिक केंद्र गतिविधियां हमेशा सजग रहती थी और मजबूती से इनको अपने राज्य के अंतर्गत रखती थी, यानी इस पर बहुत मजबूती से कंट्रोल बनाए रखती थी। लेकिन तक्षशिला और उज्जैनी ये 2 ऐसे राजनीतिक केंद्र थे जो मौर्य वंश की राजधानी से काफ़ी दूर हुआ करते थे। हमने आपको बताया था मौर्य वंश की पहली राजधानी जो हुआ करती थी वह कहाँ हुआ करती थी? तो हमने आपको बताया था ये क्या बोलते हैं आपके राजगिरी वाले क्षेत्र में और दूसरा पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में। तो इसमें हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि दूसरी राजधानी हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र से तक्षशिला और उज्जैनी काफ़ी दूर हुआ करती थी, इसलिए उस पर कुछ पकड़ कमजोर हुआ करती थी। बाकी और सब जो जगह हुआ करती थी उस पर मौर्य प्रशासन की बहुत ज़्यादा पकड़ होती थी। इसके अलावा हमने ये देखा कि भूमि और नदियाँ उस समय आगमन की प्रमुख साधन हुआ करता था, यानी लोग जब भी कहीं आना और जाना होता था तो लोग भूमि के माध्यम से भी आ जाते थे और नदियों के माध्यम से भी आते जाते थे और ये बहुत ही सुगम हुआ करते थे। ठीक है। इसके अलावा सेना की बहुत मजबूत व्यवस्था होती थी उस समय। मौर्य वंश के बारे में अगर देखा जाए तो हमें ये जानकारी मिलती है कि जितने भी शासक हों वे सब के सब मौर्य वंश को बहुत मजबूत बना है। अगर मौर्य वंश के देखा जाए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से बिंदुसार, देन तब अशोक आता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये ऐसे शासक थे जिन्होंने मौर्य वंश का काफी विस्तार किया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, ये समझना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद से अशोक, इन्होंने मौर्य वंश का प्रशासन बहुत अच्छे से संभाला था। खास करके अशोक ने ये प्रशासन को इतनी मजबूती से संभाला हुआ था जिसके कारण मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में इसकी काफ़ी चर्चा की हुई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी उसने चर्चा की हुई थी। तो मेगास्थनीज जो ईरानी राजदूत था, जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसी समय यह इंडिका पुस्तक लिखा हुआ था। उस समय उसने अपने प्रशासन व्यवस्था को उसने देखा हुआ था, तो उसने एक समिति और 6 उप समिति की चर्चा किया हुआ था। एक समिति और 6 उप समिति किस पुस्तक में चर्चा की गई थी? इंडिका में। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसकी महल को देख करके वह कहा भी था कि ऐसा महल विश्व में कहीं और नहीं है, ये लगता है कि स्वर्ग के महल से भी बढ़कर के है। ठीक है। इसके अलावा जब उसने प्रशासन की गतिविधियों को देखा तो उसने अपने पुस्तक में ये भी बताया हुआ था कि उस समय वर्ण की व्यवस्था होती थी और प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी मजबूत होती थी, जिसके कारण हर प्रशासन को देख रेख करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों को नियुक्त किया जाता था। बहुत सारे गुप्तचर की व्यवस्था होती थी। इसलिए उसने एक समिति और 6 उप समितियों का उसने जिक्र किया हुआ था इसमें अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है। इसके अलावा हमने ये देखा कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, किस धर्म का? धर्म का प्रचार करने के लिए उसने महामत अधिकारी को नियुक्त किया हुआ था ताकि धर्म का प्रचार किया जा सके।
हमने इस चीज को बताया हुआ था कि कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपना ले जाता है। जब बौद्ध धर्म को अपनाता है तो उसके बाद से वह पूरे विश्व में चाहता है कि हम धर्म का प्रचार करें, बौद्ध धर्म का प्रचार करें और सभी लोग को बताएं कि हिंसा कोई अच्छी चीज नहीं है, सभी से प्रेम करना चाहिए, पशुओं पर दया करना चाहिए। इस चीज को जानकारी देने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का संदेश देने के लिए उसने किस तरह का अधिकारी नियुक्त किया? महामत अधिकारी का नियुक्त किया, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, धर्म का संदेश दिया जा सके, जनता के बीच में इसे मैंने बताया जा सके कि धर्म क्या होती है, बौद्ध धर्म किस प्रकार से हमें सीख देती है। ठीक है, तो हमने ये चर्चा किया हुआ कि मौर्य वंश का प्रशासन किस प्रकार से था और उस समय मौर्य वंश के प्रशासन को चलाने वाले कौन कौन से शासक थे। तो हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये कुछ शासक थे जिन्होंने मौर्य वंश के प्रशासन को काफी मजबूती से चलाया था, मौर्य वंश का विस्तार किया हुआ था। तो दोस्तों हमने अभी अभी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा क्या है? मौर्य वंश कितना महत्वपूर्ण था, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इतिहासकारों ने जब इसको खंगाला और प्रमाण के आधार पर जब इसको तौला, इसका ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्हें पता चला कि जितने भी वंश हुए उस समय के आगे पीछे, उन सभी वंशों में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण वंश था तो वो कौन था? मौर्य वंश था। कौन था? मौर्य वंश सबसे महत्वपूर्ण वंश था। ठीक है, और मौर्य वंश के हमने कहा कि संस्थापक सदस्यों में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद से उसका लड़का बिंदुसार और इसका लड़का अशोक। अशोक के बाद से जितने भी शासक निकले मौर्य वंश के, वह सब कमजोर हो गए, प्रशासन व्यवस्था उनसे ठीक नहीं चल पाई, प्रशासन उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। समझ में आ रहा है? यानी अशोक तक ये प्रशासन बहुत मजबूती से चला था, काफी विस्तार हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के अपेक्षा अशोक ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया हुआ था। लेकिन अशोक के बाद से उसके जितने भी लड़के हुए या उसके बाद से जितने भी शासक हुए मौर्य वंश के, वह सबके सब कमजोर निकले, प्रशासन उनके नियंत्रण में नहीं रहा, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। अभी तक 19वीं और 20वीं सदी में जितने भी इतिहासकार हुए, उन्होंने प्रमाण के आधार पर यह बताया था कि मौर्य वंश का सबसे कोई महत्वपूर्ण शासक रहा है, तो वह कौन रहा है? अशोक, जिसने पहली बार सम्राट की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने? अशोक ने। उससे पहले या बाद में बहुत कम ही ऐसे शासक देखने मिलते हैं जो सम्राट की उपाधि धारण किए हों। ठीक है, उसके बाद से हम ये देखते हैं कि जब इसका पतन होने लगता है तो उसके बाद से उसके लिए क्या क्या हमें प्रमाण मिलती है, जिसके आधार पर हम इसकी व्याख्या को जायज ठहराते हैं, हम इसकी व्याख्या को बता पाते हैं। तो इसके लिए प्रमाण है। प्रमाण क्या है? कुछ प्रस्तर मूर्तियां हैं, किताबें हैं, अभिलेख हैं, जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि मौर्य वंश उस समय कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, हमने अभी मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की और हमने इस चीज़ को जाना। इससे पहले हमने महाजनपद के बारे में पढ़ाया हुआ था और वह कितना महत्वपूर्ण था, हमने इस चीज़ को पढ़ा था। मगध के बारे में पढ़ा हुआ था। तो उसमें हमने पहले टॉपिक में आपको पढ़ाते समय एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था कि किस शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से उठा करके पाटलिपुत्र ले गया था? तो उसका सही आंसर है उदयन। उसका सही आंसर कौन है? उदयन। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है आपसे वह यह है कि
मौर्य वंश का जो संस्थापक था, मौर्य वंश का जो संस्थापक सदस्य थे उनको तो हमने आपको बता दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। फिर ध्यान समझ लीजिए, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। हम आपको बार बार यही बात बोलते हैं कि अच्छे से पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका एग्जाम बेटर जाएगा, आपकी जानकारी अच्छी रहेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार और दोस्तों कि जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए, कॉपी में उतारिए, उसके बाद से फिर पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए तब कितना मज़ा आ रहा है। कारण ये कि इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, केवल हम लेक्चर सुन लेंगे और हमको याद हो गया, ऐसा नहीं है, आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले टॉपिक मिलेंगे।